तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 6। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पाँच पाँच क्या हुआ है, अपलोड हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। यह है पार्ट 6 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिए। ठीक है, इसमें बहुत ही वीवीआई प्रश्नों को दिया गया है। हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कीजिए और अपने साथी पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का है प्रश्न संख्या 51। ठीक है, पार्ट 6 है, प्रश्न संख्या क्या है? 51। प्रश्न है सीबेक प्रभाव क्या है। हमेशा पूछा जाता है कि सीबेक प्रभाव क्या है। तो उत्तर ध्यान दीजिए। जब दो विभिन्न धातुओं को तारों से जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाए और उसके एक संधि को दूसरे संधि के अपेक्षा अधिक ताप पर रखा जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। देखिए, सिंपल सा परिभाषा है कि जब दो तारों को क्या किया जाता है कि जब दो विभिन्न धातुओं को, धातु के तार हो, उसे आपस में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए और एक बंद परिपथ बनाया जाए। ठीक है, जोड़कर क्या बना दिया जाए, एक बंद परिपथ, और उसके एक संधि को दूसरे संधि के अपेक्षा अधिक तापमान पर रखा जाए। मतलब एक ठंडे जगह पर रख दीजिए और एक संधि को अधिक गर्म जगह पर रख दीजिए। ठीक है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जो परिपथ होगा उसमें स्वतः क्या होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित। और इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं सीबेक प्रभाव। ओके, तो अब समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ दिखाया गया है। मान लीजिए दो तारे, धातु ए का धातु बी का, दो तारे इसे जोड़ दिया गया है तो ये जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये जंक्शन है और ये भी क्या है, जंक्शन। तो ये गर्म है, यह क्या है, ठंडा। तो इसमें क्या किया, एक को उच्च तापमान पर रखा गया जंक्शन को, तो ये गर्म हो गया। इसको ठंडा पर रखा गया है तो ये ठंडा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस परिपथ में स्वतः ही क्या होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। और धारा प्रवाहित होगा तो इसी घटना को क्या नाम दिया गया है, सीबेक प्रभाव कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52। देखिए, प्रश्न संख्या 52 हम लोगों का है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक लिखें। तो उत्तर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कोई विद्युत परिपथ है, उसमें ऊर्जा किस मतलब तरीका से व्यय हो रहा है, एक सेकंड में कितना व्यय हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसी की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। और इसे किससे, पी से सूचित किया जाता है। पूछा जाए कि विद्युत शक्ति को किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। चलिए फॉर्मूला देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। एक होता है P बराबर W/T, पहला हो गया फॉर्मूला P बराबर W/T। देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है आप लोग का P बराबर VI होता है। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर I² इंटू आर, क्या हो जाएगा, I² इंटू आर। और 4 नंबर फॉर्मूला होगा P बराबर V²/R। तो देखिए इस प्रश्न से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या किया जाएगा कि इस शक्ति का जो होता है दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि 4 फार्मूला दे देगा, उसमें 3 शक्ति का फार्मूला होगा और बोलेगा निम्न में कौन शक्ति का फार्मूला नहीं है। तो ये चारों फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मात्रक ध्यान रखिए, मात्रक पूछा जाए कि शक्ति के मात्रक क्या होता है, तो प्रायः शक्ति के मात्रक क्या लिखा जाता है, वाट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किलोवाट, या क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ये तो वाट हो गया, किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट देगा तो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा ना। और ध्यान रखिएगा क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये भी पढ़े होंगे कि इसका HP भी मात्रक होता है, हॉर्स पावर शक्ति का, वो कहीं पढ़े होंगे HP, तो अलग पाया जाता है। जिसका 1 HP पूछा जाता है कि एक HP कितना होता है हॉर्स पावर, तो कितना याद रखिएगा, 746 वाट होता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53। अगला प्रश्न हम लोग का है,
विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो उत्तर देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ तल के लंबवत, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ तल के लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है और उसमें कि कोई पृष्ठ रखा गया है, तो उस पृष्ठ तल के लंबवत जो निकलने वाली होती है कुल विद्युत बल रेखा, ठीक है, उन कुल विद्युत बल रेखा उन्हीं को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसे फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है? फाई से सूचित किया जाता है। और फॉर्मूला जब पूछा जाए कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। देखिए लिखा गया फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मात्रक पूछा जाए इसका, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका बीमा पूछा जाए तो देखिए लिखा गया विद्युत फ्लक्स का जो बीमा होता है ml3t-3 a-1। क्या होता है? ml3t-3 a-1, जो बहुत ही वीवीआई है। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न में बहुत सारा चीज सीखे। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, यह कौन सा राशि है, और इसका बीमा क्या होता है। हमेशा परीक्षा में किसी न किसी एक तरीका से प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। अब आगे क्या है हम लोग का? प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में देखिए लिखा गया है विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक और बीमा बताएं। तो विद्युत विभव का मात्रक और बीमा बताना है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं विद्युत विभव क्या है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, यानी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी कार्य को उस बिंदु का क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विभव को किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। और इसका मात्रक पूछे तो इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या इसी को क्या बोल देते हैं? जूल प्रति कूलम्ब होता है। फॉर्मूला पूछा जाए तो देख लीजिए भी बराबर पड़े होंगे W बटा Q होगा एक बेसिक, या इसी का भी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R। तो ध्यान रखिएगा भी का दो फॉर्मूला होता है सिंपल, V बराबर W/Q, ये भी सही है, या बोलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, ये भी क्या होता है? सही होता है। ठीक है, भी का बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए भी का जो बीमा होता है ml2t-3 a-1। क्या होता है? ml2t-3 a-1। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 55। देखिए प्रश्न संख्या 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में भी ये पढ़े होंगे आप लोग। तो यह प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो उत्तर हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्न 2 नियम है। दोनों नियम लिख दिए। देखिए पहला नियम क्या है, पढ़े होंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो पढ़े होंगे आप लोग कि आपतित किरण जो होता है, अपवर्तित किरण और अपवर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया मान लीजिए अपवर्तक तल, यहाँ से हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो जाता है? अभिलंब। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए परावर्तन में ये नियम लागू होता है। ठीक है, ये समझने के लिए बनाया है। अपवर्तन में क्या लिया जाता है? स्लाइड लिया जाता है। ठीक है, उसमें तो परावर्तन होता नहीं है, ऐसे प्रकाश आता है, इसमें माध्यम प्रवेश करेगा, पुनः इधर से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें ऐसे बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पढ़ने के लिए या समझने के लिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक तल के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हो गया आपतन कोण की जया। ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया
का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और इस नियम को कभी कभी क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, इसी नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की जया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जया क्या होता है, साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग का क्या होगा, 56। देखिए प्रश्न क्या है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों, कारण बताना है। तो इसके पहले वाले देखिए एग्जाम में पूछा था, इंटर एग्जाम में ये पूछ चुका है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या है कि अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग का, और विचलन सबसे कम होता है तो लाल रंग का। ठीक है, तो लाल रंग का जो तरंग होता है अन्य रंगों की अपेक्षा इसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसके कारण यह लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, विचलन कम होता है और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो दूरी लंबी दूरी तय करता है, और दूर तक साफ साफ दिखाई देता है। जब दूरी लंबी दूरी तय करेगा तो दूर से ही दिखाई देगा, जिसे दुर्घटना होने से बच जाती है। ठीक है, यही कारण है कि रेलवे का जो सिग्नल होता है वह लाल रंग का बनाया जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि सिग्नल किसका बनाया जाएगा, जो अधिक दूरी से दिखाई दे, जिसे आसानी से हम देख कर और क्या करें, समझ सके। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, विचलन क्या होता है, कम होता है। तो यह अधिक दूरी तय करता है और दूर से ही आसानी से क्या होता है, दिखाई देता है, जिससे दुर्घटना होने से बच जाती है। तो यही कारण होता है कि रेलवे का जो सिग्नल होता है वह प्रायः लाल रंगों का ही बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 57। देखिए प्रश्न संख्या 57 ये भी महत्वपूर्ण है, यही दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, या ये पूछा जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, कारण बताना है। तो उत्तर देखिए इसका है, सूर्योदय और सूर्यास्त को सूर्य की किरणों को वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल से अधिक दूरी तय करती है। कोई पूछे कारण बताइए, क्योंकि उस समय तिरछा आता है, जो प्रकाश होता है वो कैसा आता है, तिरछा आता है, तो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखिए लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह धरती पर पहुंच पाता है। ठीक है, लाल रंग का विचलन अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, सॉरी, विचलन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह तो धरती पर पहुंच पाता है, जबकि अन्य जो रंग होते हैं वे रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि उनका विचलन क्या होता है, ज्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम। तो वे रास्ते में ही विचलित होकर प्रकीर्णित हो जाते हैं, और हमारे पास जो रंग आता है बचा हुआ वो कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। तो यही कारण होता है कि सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो पुनः एक बार रिवीजन कीजिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह लंबी दूरी तय करके धरती पर पहुंच पाता है, जबकि अन्य सभी रंग जो होते हैं उनका प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वे रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और बचा हुआ रंग क्या होता है, लाल रंग। और यही कारण होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 58 देखिए। चल 58 नंबर प्रश्न है, सोलर सेल क्या है, इसका उपयोग लिखें। सिंपल प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे सोलर सेल, तो यही पूछा है कि सोलर सेल क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तर देखिए, सोलर सेल अर्धचालक से बना एक युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सिंपल सा प्रश्न है कि जो सोलर सेल है वो क्या है, सोलर सेल जो है अर्धचालक से बना एक युक्ति होता है
जो क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, मतलब जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका उपयोग पूछा जाता है तो उपयोग देखिए, इसका उपयोग बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। आप लोग के घर पर भी होगा सोलर, तो देखिए सोलर का उपयोग किया जाता है, बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। तो पहला उपयोग तो यही हो गया कि इसका उपयोग बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। दूसरा देख लीजिए, इसका उपयोग कैलकुलेटर और घड़ियों में होता है। आप लोग ऐसे देखे होंगे घड़ी और कैलकुलेटर जिसमें सोलर लगा होता है, तो सोलर सेल का उपयोग कैलकुलेटर और घड़ियों में किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में होता है। जब कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा जाता है या भेजा जाता है तो उसमें सोलर सेलों का उपयोग किया जाता है, क्यों? ऊर्जा के स्रोत के लिए, कि वहां जाए तो उसे ऊर्जा उससे उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक है। चौथा है उसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग घरों में विद्युत प्रदान करने के लिए होता है। तो ये पहला पॉइंट ही जैसा है कि घरों में विद्युत प्रदान करने के लिए भी सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े कि सोलर सेल क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 59। देखिए 59 प्रश्न है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखे। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखे। तो देखिए प्रकाश के विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग नियम है, तो निम्नलिखित 4 हम पढ़ेंगे इसमें। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम देखिए, जब धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो जान लीजिए कि विद्युत प्रवाह क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश पड़ती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए इसके लिए क्या शर्त है। तो यही लिखा है कि जब धातु के सतह पर जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, यदि वह आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होती है? देहली आवृत्ति से कम होती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवृत्ति देहली आवृत्ति के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए नियम क्या है, धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़े तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर भी बढ़ेगा। उत्सर्जन की दर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से उत्सर्जित होंगे। ठीक है। और जो पढ़े कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर जैसे उत्सर्जित प्रकाश की दर पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में उत्सर्जित होगा, यह किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है। लेकिन गतिज ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर कितना ज्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, यह किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है। आवृत्ति अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। और अंतिम पॉइंट है 4, धातु की सतह पर प्रकाश गिरने और सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। तो ये सिंपल है कि अगर एक निश्चित आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति के ऊपर आवृत्ति का प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होगा तो धातु के सतह पे प्रकाश आपतित होते ही धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन बाहर, इसके बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। होता भी तो बहुत कम होता है, न के समान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बीच कोई समय अंतराल नहीं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। ठीक है। तो इस सभी नियमों को आपको लिखना होगा। ओके। अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 और इस बोल सकते हैं कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। पुनः हम लोग इसके आगे वीडियो डाला जाएगा। ठीक है।
तो चलिए पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 7। आवेश के गुणों को लिखे। यह भी हमेशा पूछा जाता है कि आवेश के गुणों को लिखे, 5 गुण लिखे, 4 गुण लिखे, 3 गुण लिखे। ठीक है, तो देखिए ये 2 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग 2 या 3 लिखेंगे, तो इसमें 3 लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आवेश के गुण निम्नलिखित है, ऐसे लिखने के लिए अच्छा रहता है, तो लिखिए आवेश के गुण निम्नलिखित है। पहला देखिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षित रहता है, तो बहुत पहले पढ़े थे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये आवेश का गुण है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसका नष्ट कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। आवेश जो होता है वह संरक्षित रहता है। तो ये हो गया एक। दूसरा गुण हो जाएगा, किसी निकाय में कुल आवेश उस निकाय के सभी हिस्सों पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि एक पिंड है, इस पर अलग अलग आवेश है, यहाँ क्यू है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, ऐसे ऐसे किसी पिंड के अलग अलग हिस्सा पर अलग अलग क्या है आवेश है। अगर पूछा जाए कि उस पिंड पर कुल आवेश कितना होगा, तो मान लीजिए कुल आवेश Q हो गया, अलग अलग हिस्सा पर क्या है Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn तक है, तो इन सब को ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कहाँ तक Qn तक। तो इन सब को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, उस पिंड पर उपस्थित कुल आवेश। तो इसी को बोला जाता है कि कुल आवेश सभी हिस्सों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का पॉइंट 3 देखिए, किसी पिंड पर आवेश मूल आवेश अर्थात 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी पिंड पर आवेश होगा वह मूल आवेश यानी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 का ही पूर्ण गुणज होगा। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है 2 नंबर के प्रश्न में कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो ये लिख दीजिएगा कि किसी भी पिंड पर आवेश जो होता है मूल आवेश अर्थात 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मतलब इसी के पारा में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। फार्मूला पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा Q बराबर किसी पर आवेश होता है प्लस माइनस ए नी। ठीक है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, या माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा तो माइनस। और एन क्या होता है, एन संख्या हो सकता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो इस प्रकार क्या खत्म हुआ हम लोग का आवेश के गुणों को लिखे। ओके, तो आज हम लोग पढ़े बहुत ही मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लिखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके।